constitution in constitutional history of Pakistan. तो इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जनरल मोहम्मद अयूब खान जो थे, जब वो पावर पे आए, उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ लॉ करते हुए जब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने कैप्चर करते हुए, एप्लीकेशन ऑफ लॉ करते हुए गवर्नमेंट पर अपना कब्जा किया, तो वो जो अमूल मुमलिकत थे, ठीक है, उन्होंने उसको चलाने के लिए जो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इस मुल्क में नाफज करने की जो कोशिश की और नाफज किया, तो उसकी नुमाया खसूसियात जो हैं वो क्या क्या थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें नंबर वन, सबसे पहले तो ये था कि ये भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रिटन शेप में था, एक रिटन डॉक्यूमेंट की शेप में वो पेश किया गया, और जो ये कंप्राइज करता था ये 250 आर्टिकल्स थे, इन पर यह मुश्तमिल था, और इसमें 5 शेड्यूल दिए गए। रिटन शेप में ये कॉन्स्टिट्यूशन था और 250 इसके आर्टिकल्स थे और 5 शेड्यूल जो उसमें दिए गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही होती है उस स्ट्रक्चर को जो है वो वाज़ेह करता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के ताबे वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से काम करेंगे और उनके क्या क्या इख्तियारात होंगे, क्या क्या उनकी डोमेन होगी, और इसी तरह वहाँ पर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर काम कर रही होंगी वो किस तरीके से काम करेंगे। तो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें जो 250 आर्टिकल दिए गए या 5 शेड्यूल दिए गए, तो उसमें यही बताया गया कि एक जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा। तो उसमें सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये एक रिटन शेप में था। उसके बाद ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। रिजिडनेस से मुराद हम लेंगे कि ये बहुत ही, एक होता है फ्लेक्सिबल होना, कि उसमें आसानी से अमेंडमेंट की जा सकती है, चेंज लाया जा सकता है। तो इसमें सख्त पजीरी का आंसर जो था ना वो शामिल किया गया था कि जो आर्टिकल्स या जो रूल्स लॉज उसमें दे दिए गए थे उनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। तो रिजिडनेस इस हवाले से भी हम इसको कहेंगे कि इसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब भी इसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी या अमेंडमेंट का तरीकाकार अडॉप्ट किया जाएगा तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी जो है, 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है किसी भी अमेंडमेंट करने के लिए 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। और विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जब वो 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करके उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाएगा, उस आर्टिकल को, तो प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए उसको भिजवाया। तो पहला फीचर जो है वो ये कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, इसका तस्वर इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलता है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन।
constitution had made it clear in the preamble that Pakistan would be a democratic republic. हमने पीछे देखा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का उसमें हमें तसव्वुर था जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का लफ्ज यूज किया गया है। इन अदर वर्ड्स, द राइट ऑफ people to participate in the government affairs and to criticize the government policies were recognized. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में उसने कहा कि लोगों को ये हकूक दिए गए हैं कि वो गवर्नमेंट अफेयर्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें या गवर्नमेंट पॉलिसीज पर तनकीद कर सकें, क्रिटिसाइज कर सकें। तो इस तरह ये आयन हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का तस्वर जो है वो प्रोवाइड करता था। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इस्लामिक आइडियोलॉजी। ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी ये है कि इस आयन में हमें ये तस्वर मिलता है कि जो इस्लाम के बुनियादी असूल हैं, जो नजरिया है, उसको तकवीत दी जाएगी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 was embodied with the spirit and purpose of Islamic ideology. The Islamic practice of the constitution was reflected in the provisions embodied in the preamble and principle of policy. ठीक है, इसका जो इब्तदाइया था उसमें और जो इसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज जो दिए गए थे उसमें जो इस्लामिक नजरियाती खसूसियात थी वो इंतहाई अहमियत की हामिल थी। ये हमें ये भी बताता है ये कॉन्स्टिट्यूशन कि जितनी भी लेजिस्लेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम व्हिच आर लेड डाउन इन कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, जो इस्लाम के बुनियादी असूल प्रोवाइड किए गए हैं कुरान मजीद में और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उनको अडॉप्ट करते हुए इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है उसके कंसेप्ट को मद्देनजर रखा जाए। तो इसमें यानी एक जो इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस था उसको स्ट्रेंथन करने का एक सबर हमें मिलता है इस आयन में जाके। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक हमें एडवाइजरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके मतलब भी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल का कंसेप्ट जो था वो इसमें हमें मिलता है कि एक इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो थी उसने जो इस्लाम के बुनियादी जो असूलों के मुताबिक लेजिस्लेशन जो करनी थी, ठीक है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करना। इसके बाद इसका नहायत ही अहम फीचर जो है वो आगे जाकर ये हो जाता है कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तस्वर इसमें आता है, सदारती निज़ाम जो है वो होगा। जैसा कि हमने पीछे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कल हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सर्व किया जाएगा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट का तस्वर है वो यकसर सदारती निज़ाम के तौर पर दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है उसको मुकम्मल इख्तियारात होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। The constitutional history of Pakistan indicate that parliamentary form of government had always been preferred to presidential form of government. However, General Ayub Khan's opinion on the form of government was different from the opinion of the public leaders. It was his firm belief that the political
evil prevailing in Pakistan were only due to parliamentary form of government. यानी कि उसके ज़हन में था कि जो जितनी भी ये सियासी बुराइयां हैं ना, ये पार्लियामेंट्री निज़ाम के वजह से हैं, इसलिए उसने यहाँ पर सदारती निज़ाम लागू करने की कोशिश की। तो इसमें क्योंकि ये फील्ड मार्शल था, ठीक है, आर्मी से ये आया था, तो उसने जो है कह लें कि अपना तौर पर जो है वो सदारती निज़ाम यहाँ पर राइज किया, ताकि एक बंदे के पास, एक शख्स के पास जो है वो तमाम इख्तियारात जो हैं वो पाए जाएं। अब इसमें इसकी एक और भी खसूसियत ये थी कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस जो था वो पाया जाता था इसमें। उन्होंने कोशिश की कि इसमें एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अब सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर इदारा जो है वो अपने एम्बिट में रहते हुए काम करेगा। अपने एम्बिट में रहते हुए काम किस तरह किया जाएगा कि अगर वहाँ की पार्लियामेंट है तो उसने लेजिस्लेशन करनी है, ठीक है। अगर वहाँ की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। अगर वहाँ की जुडिशरी है तो उसने अपना जुडिशियल वर्क करना है। तो इसमें ये बात जो है ना, सेपरेशन ऑफ पावर का तस्वर, हर इदारे की अपनी अपनी पावर्स होंगी, अपने अपने एम्बिट पे रहते हुए वो काम करेंगे। और सिस्टम है ऑफ चेक एंड बैलेंस जो है वो इस तरह प्रिवेल करेगा कि the presidential system is based on the principle of separation of power. The absolute separation of power is neither desirable nor practicable. That is why in the presidential system the system of check and balance is adopted, which is mean to relink the executive with legislature. जो बातें मैंने आपको स्टार्ट में अभी की हैं वही बातें आगे हमें बता रहा है। The system of check and balance has also been established under the presidential system introduced in the Constitution of 1962. For instance, the president has been given power to withhold his assent to the bill passed by the parliament. But the system of check and balance in the Constitution of 1962 was only meant to strengthen the president's position via legislature. अब इसमें मोटी सी बात यह है कि पार्लियामेंट इस जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मैंने आपको बताई कि पार्लियामेंट जो कानून पास करेगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको असेंट रिक्वायर होगी प्रेसिडेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट अगर सुप्रीम इदारा है तो उसने तो कानून पास कर दिया, अब वो उस पर चेक एंड बैलेंस क्या है? चेक एंड बैलेंस ये है कि सदारती निज़ाम में सदर जो है जब तक उस पर अपनी एसेंट नहीं देगा वो वैलिड नहीं होगा। अगर वो देखता है कि ये कानून इन्होंने सही पास किया है तो वो उसको एसेंट कर, अदरवाइज उसको इसी तरह आप आगे जाकर जब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर चेक एंड बैलेंस का जो तस्वर है वहाँ पर ये भी होगा कि जब ये जैसे मैंने आपको ये मिसाल दी है तो उसके बाद आगे अदलिया जो है, जुडिशरी जो है, वहाँ पर भी ये लॉज जो है वो चैलेंज हो जाते हैं। वहाँ जुडिशरी जो है वो भी चेक एंड बैलेंस का वो रखती है। वहाँ उन्होंने इंटरप्रेट करना है लॉ को कि क्या ये जो लॉ लेजिस्लेशन की गई है इसमें उस स्टेट की वेलफेयर को मद्देनजर रखा गया है, स्टेट के रहने वाले पीपल्स की वेलफेयर को मद्देनजर रखा गया है। तो इस तरीके से चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो प्रिवेल करता है। उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तस्वर पाया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1962 में कि वफाकी तर्ज हुकूमत होगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर वाला जो सिलसिला है वो इसमें मौजूद नहीं है, जो जैसा कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो
اور اس میں نہایت ہی اہم طریقہ کار ایک اور بھی تھا کہ وہ ریفرینڈم کا طریقہ کار دیا گیا۔ ریفرینڈم یہ تھا کہ صدر اگر چاہے تو وہ ایوان کی کارروائی کو پس پشت ڈالتے ہوئے اگر کوئی کسی طرح کا قانون نافذ کرنا چاہتا ہے یا کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ ریفرینڈم کا اعلان کر سکتا تھا اور ڈائریکٹ جو ہے عوام کے پاس وہ جا سکتا تھا اور ریفرینڈم کے ذریعے جو ہے وہ رائے دہی دے کے اس کو جو ہے وہ لیگلائز کرتا تھا۔ اینڈ ادر significant features of the constitution was the introduction of referendum system. Literally, the word referendum means to be referred in the political sphere. It is a device allowing the people to express their approval of or disapproval to any law adopted by the legislature. یعنی قانون ساز نے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو اس میں جو عوام ہیں ان کو اختیار تھا کہ وہ اس کو اپروو کریں یا اس کو ڈس اپروو کریں۔ تو اس سلسلے میں جو کانسٹیٹیوشن آف 1962 ہے اس میں ریفرینڈم کا ورڈ یوز کیا گیا تھا۔ ان کیس آف ڈس ایگریمنٹ بٹوین دی سینٹرل اسمبلی اینڈ دی پریزیڈنٹ، اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو مرکزی مقننہ ہے سینٹرل اسمبلی اس نے کوئی قانون پاس کیا اور صدر نے اس کو اسینٹ نہیں دی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ایک تضاد آ گیا ہے، پوائنٹ آف ڈفرینس آ گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ریفرینڈم کا کیا یہ جو لیجسلیچر نے اب قانون پاس کیا ہے وہ عوام کے پاس اپروول اور ڈس اپروول، تو یہ ہمیں ریفرینڈم کا جو پرنسپل ہے یہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو اس میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ جو اس کے جو سائلنٹ فیچرز نمایاں ہم نے ڈسکس کیے ہیں 1962 کے، ایک تو یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے بعد یہ ایک ریجن کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے بعد ڈیموکریٹک ریپبلک کا کنسیپٹ ہمیں اس میں ملتا ہے، اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس میں اس کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا تصور اس میں ملتا ہے، سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، فیڈرل اسٹیٹ وفاقی ریاست جو ہے وفاقی کا ہمیں ملتا ہے، ریفرینڈم کا تصور ہمیں اس میں ملتا ہے، جوڈیشل ریویو اور جو فنڈامنٹل رائٹس جو تھے کہ وہ ریکگنائز کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، انڈائریکٹ الیکشن اور یونی کیمرل جو لیجسلیٹو، کیونکہ وہ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں دو ایوان، ٹھیک ہے، اس میں اس کو کیا لیں گے یونی کیمرل جو ہے، بائی کیمرل اور یونی کیمرل۔ یونی کیمرل ایک ایوانی، ٹھیک ہے، اس میں سینٹرل لیجسلیچر کا اس میں تصور پایا جاتا تھا۔ اگر ہم بائی کیمرل اس میں لیں گے تو دو ایوانی اس میں تصور پایا جائے گا، جیسا کہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دو ایوان پائے جاتے ہیں، پہلے نیچے سے قانون آئے گا اور اوپر سے پھر منظور ہوگا، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے سینٹ میں جہاں پہ اکثریت ہوگی وہاں سے قانون آ کے نیچے آ جائے گا، پھر اس کے بعد پریزیڈنشیل اسینٹ کے لیے۔ تو آج ہم نے جو ہے جو ڈسکس کیے ہیں اس کے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے جو سائلنٹ فیچرز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو کل ہم جو ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تاکہ جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس سے آپ لوگوں کو آگاہی ہو سکے۔ تھینک یو۔